बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, ये हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। बच्चों, इसमें हम व्यवहारिक लेखन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि व्यवहारिक लेखन किस प्रकार का होता है। उसमें हम कार्यालयीय लेखन और उसकी प्रक्रिया को जान रहे हैं। हमने एक औपचारिक पत्र देखा, हम पिछले 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक औपचारिक पत्र हमने देखा कि क्षेत्रीय एक कार्यालय है, कौन सा, साहित्य और संस्कृति से संबंधित मुंबई का, उसने अपने हेडक्वार्टर यानी अपने मुख्य कार्यालय को एक पत्र लिखा। किस लिए लिखा कि जो मोबाइल फ़ोन पर जो खर्चा होता है, वो खर्चा है वो मुंबई जैसा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो उस खर्च में मतलब उसमें पैसे की जो बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? अपने हेडक्वार्टर दिल्ली को लिखा, यानी मुख्य कार्यालय दिल्ली को लिखा, महानिदेशक दिल्ली को लिखा था। तो अब उस पत्र की ऊपर जो टिप्पणियां चल रही है, वो टिप्पणियां हमने देखी। जैसे ही पत्र आया, पत्र आते ही अनुभाग अधिकारी ने क्या किया, अनुभाग अधिकारी के पास वो पत्र आया तो अनुभाग अधिकारी ने उसको सहायक अधिकारी के पास भेज दिया। सहायक अधिकारी ने उस पत्र के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखी, यानी पत्र को फाइल के एक साइड में लगा लिया, यहाँ पत्र लगा लिया और यहाँ उन्होंने अपनी टिप्पणी लिख दी। सहायक अधिकारी से वापस जो फाइल है वो किसके पास गई? अनुभाग अधिकारी के पास गई। उस सहायक अधिकारी की टिप्पणी को पढ़ करके अनुभाग अधिकारी ने इस पर अपनी टिप्पणी लिखी। उसके बाद वो उपनिदेशक के पास गई, उपनिदेशक ने अपनी टिप्पणी लिखी और तत्पश्चात लास्ट में वो महानिदेशक के पास गई, जो महानिदेशक ने उस पर अपनी टिप्पणी लिखी। यानी कि इन तीनों की लिखी हुई, सहायक अधिकारी की, अनुभाग अधिकारी की और उपनिदेशक की लिखी हुई टिप्पणी को महानिदेशक ने बदल दिया। क्या किया? इनकी बातों को काटा नहीं उन्होंने, मतलब इनकी टिप्पणियों पर कट नहीं लगाया, इनकी टिप्पणियों को किसी तरह निरस्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस टिप्पणी को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने लिखा, महानिदेशक ने, जो सबसे बड़े महानिदेशक थे, कि मैं मुंबई जाता रहता हूँ और मुझे पता है कि वास्तव में मुंबई में है जो कार्य अधिक होता है, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में साहित्य और संस्कृति के से संबंधित जो कार्यालय है वो बहुत जो कार्य है वो बहुत अधिक होता है। कारण क्योंकि वहाँ पर फिल्म जगत के लोग रहते हैं, साहित्य जगत के लोग रहते हैं, टेलीविज़न से संबंधित कलाकार भी वहाँ रहते हैं, तो उनसे बातचीत करने में मोबाइल फ़ोन पर खर्च अधिक आता है। तो उन्होंने अपने से नीचे जो उपनिदेशक है उनको आदेश दिया कि आप इसके ऊपर एक टिप्पणी बनाएं और टिप्पणी बना करके आप क्या करें, बोर्ड को प्रस्ताव भेजें कि क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई का जो खर्च है, जो पैसा है, वो बढ़ाया जाए। अब देखो बच्चों, इधर जब क्षेत्रीय कार्यालय से पहले पत्र आया और उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी जा रही है, अपन ने देख लिया टिप्पणियाँ लिखी गई, लेकिन वहाँ तक कोई समाचार नहीं पहुँचा। कहाँ? क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई तक, दिल्ली से, कि हमने आपकी जो लेटर आया है, हमने उस लेटर को देख लिया है और हम उसके ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं, उसको हम बोर्ड में भेजेंगे। तो क्षेत्रीय कार्यालय के जो निदेशक राकेश जी थे, उन्होंने एक अनुस्मारक पत्र लिखा। किसको? वापस से दिल्ली कार्यालय को अनुस्मारक पत्र लिखा। अनुस्मारक पत्र मैंने आपको बताया वो होता है जो स्मरण पत्र होता है, यानी याद दिलाने के लिए कि मेरा पत्र संख्या इतना आपके पास भेजा गया और उसमें मैंने ये बातें लिखी। और अनुस्मारक पत्र मैंने आपको बताया वो थोड़ा छोटा होता है औपचारिक पत्र से। किससे? औपचारिक पत्र जो उन्होंने पहले लिखा था उससे थोड़ा छोटा होता है, उसमें केवल 3 लाइनें लिखी गई कि मेरी पत्र संख्या इतनी, जिसमें मैंने ये बात लिखी थी और मैं स्मरण दिलाने के लिए आपको पुनः ये पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह मान लो मुख्य कार्यालय बात का जवाब नहीं दे तो क्षेत्रीय कार्यालय 1 अनुस्मारक पत्र, 2 अनुस्मारक पत्र, 3 अनुस्मारक पत्र, बहुत सारे अनुस्मारक पत्र लिख सकता है उसको, लेकिन उसमें अपने पहले वाले जितने भी पत्र लिखे गए हैं उनकी क्रम संख्या उसमें डालनी पड़ती है। तो हमने देखा कि राकेश, जो कि कहाँ, राकेश शर्मा जो कि निदेशक थे कहाँ की, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के, उन्होंने एक अनुस्मारक पत्र लिखा और जब वो इन अनुस्मारक पत्र मुख्य कार्यालय महानिदेशक कार्यालय कहाँ पहुँचा? दिल्ली। तो उसके पश्चात महानिदेशक ने उपनिदेशक को क्या आदेश दिया वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके साथ ही एक औपचारिक अर्ध सरकारी पत्र भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, महानिदेशक ने इस अनुस्मारक को गुफरान अहमद उप महानिदेशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए। अब क्या हुआ? अनुस्मारक पत्र आया क्षेत्रीय कार्यालय से राकेश शर्मा निदेशक का कि सर आप लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने इससे पहले भी आपको इस क्रमांक का एक पत्र भेजा था। जैसे ही वो अनुस्मारक पत्र महानिदेशक के पास आया, मणिमंडल जी के पास, तो उन्होंने क्या किया, उस पत्र को गुफरान अहमद उप महानिदेशक यानी स्वयं से जो नीचे अफसर होते हैं उनके पास उसको इस हिदायत के साथ, मतलब ये हिदायत देते हुए भेजा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक को एक अंतरिम
एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए, मतलब जब तक उनकी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो जाए तब तक उन्हें एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए कि भाई हम आपकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि हम आपकी जो समस्या है उसको हम बोर्ड की जब बैठक होगी तो उसमें भेजेंगे और आपका खर्च यदि बोर्ड अनुमति देगा तो आपको मोबाइल खर्च के लिए और पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक पत्र लिखने की हिदायत महानिदेशक ने किसको दी? उप महानिदेशक को दी। गुफरान अहमद के पास फाइल भी लौट चुकी थी। महानिदेशक ने निचले अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा को बिल्कुल ही उलट दिया था। आपने देखा था सहायक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, उपनिदेशक और इन सब की जो अनुशंसा थी, जो भी टिप्पणी थी उसको किसने उलट दिया था? महानिदेशक ने। जो निचले अधिकारी थे उन सब की अनुशंसा को, जो भी टिप्पणी थी उसको पूर्ण उलट दिया। उन्होंने लिख दिया था ना कि मैं दौरों पर जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि किस प्रकार मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य बहुत अधिक होता है और वहाँ फ़ोन पर बहुत अधिक बातचीत होती है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उन्होंने इस अनुशंसा को बिल्कुल उलट दिया। और जब उनका क्षेत्रीय निदेशक किसका, मुंबई वालों का पत्र आया तो उन्होंने क्या किया? महानिदेशक ने गुफरान अहमद को कहा कि आप इस अनुशंसा को, इसको मतलब उनको एक अंतरिम उत्तर दे दो। ये बात एक क्षण के लिए गुफरान अहमद को चुभी तो जरूर, लेकिन अनुभव ने उन्हें अच्छी तरह सिखा दिया था कि कार्यालय के दैनिक कार्य व्यापार में ऐसी उलटफेर होती ही रहती है और इसे खेल भावना से लिया जाना चाहिए। बच्चों, कार्यालय में जब होता है कि एक अफसर दूसरी अफसर की बात को मतलब कट कर देता है या निरस्त कर देता है, तो चाहे नीचे वाला अफसर हो चाहे ऊपर वाला अफसर हो, ऊपर वाला अफसर तो आदेश दे सकता है लेकिन जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उनको इस बात का बुरा लगा। तो यानी कि जितने भी नीचे के ऑफिसर्स थे उनको बुरा लगा। उसमें से उप महानिदेशक गुफरान अहमद को बहुत बुरा लगा जब महानिदेशक ने उनकी बात को पलट दिया। तो अब महानिदेशक के पास क्या फाइल भी लौट चुकी थी। अब क्या हुआ? उस अनुशंसा, जब उनकी अनुशंसाओं को बिल्कुल उलट दिया तो गुफरान अहमद थे, उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? उन्हें पता है कि कार्यालय है, कार्यालय का कार्य व्यापार ऐसा ही चलता रहेगा, सरकारी कामकाज है, इसलिए उन्हें अनुभव था। तो उस अनुभव से वो अच्छी तरह सीख गए थे कि कार्यालय के दैनिक कार्य व्यापार में ऐसी उलटफेर होती रहती है और इसे खेल भावना से लेना चाहिए। यानी इसमें हमको कहीं वो नहीं रखना चाहिए, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। अब उन्होंने तय किया कि बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजी जाने वाली टिप्पणी वे स्वयं तय करेंगे और राकेश कुमार को अंतरिम उत्तर भी खुद ही भेजेंगे। किन्होंने तय किया? गुफरान अहमद जो कि उप महानिदेशक है, उन्होंने तय किया कि अब जो अंतरिम उत्तर है वो भी मैं खुद ही दूंगा और जो बोर्ड के बाद जो टिप्पणी जाएगी वो टिप्पणी भी मैं स्वयं लिखूंगा। मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार को उन्होंने एक अंतरिम उत्तर अर्ध सरकारी पत्र DO लेटर के रूप में कुछ इस प्रकार लिखा। देखो, पहले जो पत्र आया था राकेश कुमार का निदेशक का महानिदेशक कार्यालय के नाम में, वो औपचारिक पत्र था। लेकिन अब जो ये गुफरान अहमद जो कि उप महानिदेशक है, वो जो राकेश शर्मा निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई को जो पत्र लिखेंगे वो अर्ध सरकारी पत्र होगा। क्या होगा? आधा सरकारी पत्र होगा। उसमें आधी बात सरकार से संबंधित होगी, आधी स्वयं निजी बात होगी, यानी व्यक्तिगत पत्र के रूप में सरकारी पत्र होगा। इसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहेंगे। तो इस अर्ध सरकारी पत्र को अब हम देखेंगे, जो कि अनुस्मारक पत्र आया था उसके उपलक्ष्य में ये लिखा जा रहा है, उसके बदले में लिखा जा रहा है। अब देखो, अब उन्होंने गुफरान अहमद ने जो पत्र लिखा है क्षेत्रीय निदेशक किसको? राकेश शर्मा को। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, सबसे पहले उन्होंने अपने किसका नाम लिखा है? अपने दफ्तर का नाम लिखा है महानिदेशालय, और अपना यहाँ का एड्रेस लिखा है नई दिल्ली 4 मई 2005। आपने देखा औपचारिक पत्र में भी हमने, जब वो मुंबई से आया था तो मुंबई वालों ने भी अपना पता यहाँ लिखा था। फाइल संख्या इतनी 3/2/2005 प्रे गुफरान अहमद। अब देखो, ये नाम से लिखा जा रहा है, ये पत्र है अर्ध सरकारी, ये नाम से लिखा जा रहा है उप महानिदेशक। वो पहला जो पत्र था वो किसको लिखा गया? वो गुफरान अहमद, मान लो उन्होंने जो लिखा था, मुंबई वालों ने, उस पत्र में क्या लिखा गया था? क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय निदेशक, और राकेश शर्मा उसमें कहीं नाम नहीं था, उसमें पद का नाम लिखा हुआ था। यहाँ नाम लिखा गया है गुफरान अहमद उप महानिदेशक। अब इन्होंने राकेश शर्मा को जो पत्र लिखा है वो क्षेत्रीय निदेशक महोदय ना लिख करके लिखा है प्रिय श्री कुमार, यानी राकेश कुमार के नाम से जो है प्रिय श्री कुमार, कृपया 15 मार्च 2005 और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें। यानी इन्होंने, गुफरान अहमद ने राकेश कुमार को पत्र लिख के कहा है कि आपने 15 मार्च 2005 को और 26 अप्रैल 2005 को जो अपने पत्र भेजे उनके बारे में उनको याद करें, हम उनका उत्तर आपको भेज रहे हैं।
जो मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बारे में थे। यानी कि ये जो 2 पत्र आए आपके 15 मार्च 2005 और 26 अप्रैल 2005 को आपके कार्यालय से जो ये आपके द्वारा जो पत्र भेजे गए, उन पत्रों को आप याद करें, क्योंकि उन पत्रों में आपने क्या लिख रखा था, मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बाबत में वो पत्र थे। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है, यानी आपने जो अनुरोध किया उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आप तसल्ली रखें, क्योंकि वो बार बार अनुस्मारक पत्र भेज रहे थे। मान लो किसी से हम कोई बात पूछे और वो जवाब नहीं दे तो हमको थोड़ी सी तसल्ली कम होने लगती है ना। ऐसा लगता है कि भाई अभी पता नहीं वो मेरी बात का जवाब देंगे कि नहीं देंगे। और वो हर महीने 6,000 रुपये का खर्चा कर रहे थे। तो निदेशक, जो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि उन्होंने दिल्ली कार्यालय ने क्या कार्रवाई की है। तो इसके लिए वो अनुस्मारक पत्र बार बार लिख रहे थे। तो उनके अनुस्मारक पत्र के जवाब में ये गुफरान अहमद है जो कि पत्र का जवाब दे रहे हैं अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। तो वो लिख रहे हैं, आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः हम इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। अब ये पत्र उन्होंने किसने, दिल्ली महानिदेशालय ने मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया, ताकि जो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक हैं उन्हें भी इस चीज़ की तसल्ली हो जाए, हाँ जो मेरी बात है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो अब उन्होंने लिख दिया कि हम आपकी बात को हम जान चुके हैं और जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो उस बोर्ड की मीटिंग में हम आपका मसला रख देंगे। इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से हम आपको अवगत करा देंगे। बोर्ड क्या निर्णय देती है हम तो लिख देंगे, भाई क्षेत्रीय कार्यालय से ये पत्र आया है और उनको व्यय सीमा ज़्यादा चाहिए, तो हम ये आपकी बात उनके सामने रखेंगे। अब बोर्ड क्या निर्णय देता है, वो जो निर्णय आएगा वो उससे हम आपको अवगत करा देंगे, शुभकामनाओं सहित। अब देखो बच्चों, हमने जो पिछला पत्र औपचारिक पत्र था उसको हमने क्या किया था, यहाँ पर बहुदिया लिखा था। बहुदिया लिखा था, यहाँ लिखा है आपका गुफरान अहमद। क्या लिखा है यहाँ पे, आपका गुफरान अहमद, निदेशक राकेश कुमार, दूरदर्शन केंद्र मुंबई। अब ये उस पत्र से अलग है, एक तरीके से ये अर्ध सरकारी पत्र है। अब आगे देखो, ध्यान देने बात, जो औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री का भाव होता है। जो पहला हमारा औपचारिक पत्र था, उस औपचारिक पत्र में यहाँ हमने क्या लिखा था, बहुदिया। क्या लिखा था, बहुदिया, है ना। और बहुदिया लिख के अपने नाम लिख के इस राकेश शर्मा ने साइन किए थे ना। लेकिन इस पत्र को हमने, जो अर्ध सरकारी पत्र है, इसको हमने थोड़ा सा व्यक्तिगत कर दिया, इसलिए हमने यहाँ लिखा आपका गुफरान अहमद। जो और यहाँ इन्होंने अपना पद नाम भी नहीं लिखा है, आप देखो। और जिनको लिखा गया है उनका पद नाम लिखा है निदेशक श्री राकेश कुमार, दूरदर्शन केंद्र मुंबई। समझ में आया आपको। आगे देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, अब इस पत्र में, अर्ध सरकारी पत्र में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, थोड़ा सा अनौपचारिक होता है। इसमें प्रिय लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं, और ये जो पत्र होते हैं ये बहुत ही सीमित शब्दों में लिखे जाते हैं और इसमें एक मैत्री का भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। अर्ध सरकारी पत्र कब लिखे जाते हैं, जब जो पत्र लिखने वाला अधिकारी है, जिस अधिकारी को वो पत्र लिख रहा है, उस अधिकारी को वो व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, तब अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। आगे देखो, इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है, या तो जान पहचान हो एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी से, तब अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। या ऐसी स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर, अब ये खास मसला है क्योंकि वो हर महीने 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार जानना चाह रहे थे कि तुमने मेरे पत्र पर क्या कार्रवाई की। तो किसी खास मसले पर जब संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है, जैसे गुफरान अहमद ने राकेश शर्मा का ध्यान व्यक्तिगत रूप से क्या किया, आकर्षित कराया कि आपका जो मसला है उसे हम बोर्ड में रख देंगे और बोर्ड जो निर्णय देगा उससे हम आपको अवगत करा देंगे। आप बार बार अनुस्मारक पत्र लिख करके परेशान मत हो। या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए, या तो व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया गया, उसको बताया गया कि आपका ये काम हो जाएगा, या कोई काम हो उसके लिए हमको यदि किसी से परामर्श लिया जाता है तब भी व्यक्तिगत पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। प्रारूप में बाईं और शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, इसके नीचे उसका पदनाम होता है। आपने देखा, देखो इस पत्र में बाईं ओर किसका नाम है, प्रेषक का नाम है। किसका नाम है, प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिख रहा है। प्रेषित कौन होता है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है। तो बाईं ओर क्या है, इसमें प्रेषक का नाम लिखा जाता है और लिख करके, और वहीं पर ही प्रेषक का अपना पता लिखा जाता है। आगे देखो आप, इसमें अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है। देखो अगर उपलब्ध हो तो,
अर्ध सरकारी पत्र जितने भी लिखे जाते हैं उनमें कार्यालय का लेटर हेड होता है। लेटर हेड क्या होता है बच्चों? लेटर हेड छपते हैं जिनके ऊपर मान लो कोई विद्यालय है तो वो विद्यालय उसके ऊपर अपना नाम लिखाता है, यहाँ पे अपने विद्यालय के क्रमांक वगैरह सब लिखे जाते हैं और विद्यालय कहाँ स्थित है यहाँ तक का वो लेटर हेड भरा होता है, जिसमें मतलब पूरे कार्यालय से संबंधित बातें लिखी होती है और फिर यहाँ से हम पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय का लेटर हेड काम का प्रयोग होता है, अगर यदि वो कार्यालय में उपलब्ध हो तो। पत्र के आरंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता। हमने देखा अर्ध सरकारी जो औपचारिक पत्र था उसमें हमने महोदय का प्रयोग किया था, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला संबोधन जो होता है वो प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। उसमें भी प्रिय लिखा है, प्रिय कुमार जी, प्रिय राकेश कुमार जी। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी और बहुधीय के स्थान पर आपका का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा पत्र में जो औपचारिक पत्र होता है उसमें दाहिनी और बहुधीय लिखा जाता है, जबकि इस पत्र में बाईं ओर आपका लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आपका, प्रिय या आपका जो कुछ भी है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पद नाम और पूरा पता दिया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ बहुधीय नहीं लिखेंगे और बहुधीय की जगह क्या करेंगे? संबंधित जो अधिकारी है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा नाम, पद नाम और पता लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय राकेश कुमार का नाम और उसका पद नाम लिखा गया और वहाँ पर आपका किसका नाम लिखा गया? जिसने पत्र प्रेषित किया है, यानी कि प्रेषक का नाम लिखा जाता है। जैसे गुफरान अहमद का नाम यहाँ लिखा गया। अब आपको समझ में आ गया कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखो बच्चों, औपचारिक पत्र में यहाँ बहुधीय लिखा जाएगा और बहुधीय लिख करके केवल जिसने पत्र भेजा है उसका नाम और पदनाम लिखा जाएगा। और ये जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें बहुधीय ना लिखा जा करके जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का नाम यहाँ और उसका पदनाम और उसके कार्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दाईं तरफ, मतलब आपका जो भी नाम है, गुफरान अहमद है या जो भी XYZ जो भी नाम है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो हमने पहले औपचारिक पत्र पढ़ा और अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा। बच्चों, आपकी किताब में ये जो एक कार्यालय की जो प्रक्रिया के रूप में तीनों तरीके के जो पत्र सिखाए गए, अगर पत्र सिखाने होते तो पत्र सीधे पत्र भी सिखा सकते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन इस पुस्तक में जो पत्र सिखाए गए कार्यालय की गतिविधि के आधार पर कि कार्यालयों में किस प्रकार की गतिविधि होती है, पहले किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखे गए, फिर उनके ऊपर टिप्पणी लिखी गई, फिर टिप्पणी को किस प्रकार बदला गया, किसी भी अधिकारी की टिप्पणी को काटा नहीं गया, किसी भी अधिकारी की टिप्पणी को निरस्त नहीं किया गया, लेकिन उसमें बहुत ही सरल शब्दों में और बिल्कुल सेवाभावी शब्दों में उनमें उस टिप्पणी को उलट दिया गया। किसके द्वारा? महानिदेशक के द्वारा। और इसमें अनुस्मारक पत्र भी आपको बीच में कार्यालय की गतिविधि के बीच में अनुस्मारक पत्र बताए गए। उन अनुस्मारक पत्र का किस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र के रूप में उत्तर दिया गया वो भी इस पाठ में हमको सिखाया गया है। अब आगे देखो, गुफरान अहमद की अगली जवाबदेही इस मसले की बोर्ड के समक्ष रखने की थी। यानी हमने अर्ध सरकारी पत्र में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें वो देख ली। अब गुफरान अहमद की क्या जिम्मेदारी थी? एक महानिदेशक ने उनको एक और जिम्मेदारी सौंपी कि भाई तुम एक तो उनको अंतरिम पत्र लिखो। किसको? राकेश कुमार शर्मा को, जो कि क्षेत्रीय निदेशक है। उनको अंतरिम पत्र लिख दिया। उसके बाद में उनसे ये भी कहा कि जो बोर्ड के समक्ष तुम इस मसले को रखोगे। क्या करोगे? बोर्ड के समक्ष जो ये मसला है इस मसले को रखोगे। तो ये जिम्मेदारी भी किसको सौंप दी थी? उप महानिदेशक गुफरान अहमद को। अब क्या क्या उन्होंने पूरी फाइल को विस्तार से पढ़ा और बोर्ड के विचारार्थ एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की, जिसमें पूरे मसले की पृष्ठभूमि और निदेशक के अनुरोध के औचित्य का विश्लेषण था। और अंत में यह सिफारिश की गई थी कि मुंबई केंद्र के लिए सीमा बढ़ा दी जाए और टिप्पणी इस प्रकार थी। यानी गुफरान अहमद के ऊपर एक जिम्मेदारी और ये थी महानिदेशक के द्वारा। किसके द्वारा? महानिदेशक के द्वारा ये जिम्मेदारी थी कि भाई आप एक विस्तृत टिप्पणी बनाइए बोर्ड के लिए और लिखिए बोर्ड को कि किस तरह जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई है उन्हें पैसे की आवश्यकता है मोबाइल खर्च के लिए। तो गुफरान अहमद ने क्या किया? फाइल को मंगाया, फाइल को पूरा अच्छे से पढ़ा, सबकी टिप्पणियाँ पढ़ी, उनका जो औपचारिक पत्र था उसको पढ़ा और सब अधिकारियों की टिप्पणी पढ़ी, फिर महानिदेशक की टिप्पणी पढ़ी। और महानिदेशक ने यह सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी कि मैं अक्सर दौरों पर कहाँ जाता रहता हूँ, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है वहाँ वास्तव में क्या है, कार्यभार बढ़ गया है और कार्यभार बढ़ने से वहाँ पैसे की वास्तव में आवश्यकता है। तो निदेशक के इस अनुरोध के औचित्य का विश्लेषण उन्होंने किया और ये करके कि उन्होंने सिफारिश की गुफरान अहमद ने कि मुंबई केंद्र के लिए सीमा बढ़ा दी जाए। और अब वो टिप्पणी उन्होंने किस प्रकार लिखी। अब हम गुफरान अहमद जी ने जो टिप्पणी लिखी बोर्ड के लिए
किसके लिए? बोर्ड के लिए। उस टिप्पणी को हम पढ़ेंगे, इसे टिप्पण भी कहा जाता है। देखो उन्होंने कैसे लिखा, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृत बोर्ड की 55वीं बैठक के लिए विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी। यानी जो बोर्ड की ये बैठक हो रही है, ये 55वीं बैठक है और इसके लिए जो विचारार्थ टिप्पणी है वो इनके कार्यालय की तरफ से जाएगी। उस टिप्पणी को इन्होंने लिखा है। विषय लिखा है मोबाइल फ़ोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। बोर्ड ने 12 नवंबर 2004 को हुई अपनी 43वीं बैठक में निर्णय लिया था कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशकों को कार्यालय द्वारा प्रदान मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले खर्च की सीमा 2000 रुपये प्रति माह हो। बैठक के कार्यवत का संबंधित अंश संलग्न है। देखो अब उन्होंने कैसे टिप्पणी लिखी, बोर्ड के लिए जाएगी ये टिप्पणी, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने ऑफिस का नाम लिखा और साथ ही लिख दिया बोर्ड की 55वीं बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी। यानी 55वीं बैठक हो रही है बोर्ड की। अब उन्होंने विषय डाला। विषय डालना बच्चों हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है कि मोबाइल फ़ोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। विषय क्या होता है? एक तरीके की समरी है कि हमको तुरंत पता चल जाए कि ये लेटर है या ये टिप्पणी है, ये किस लिए लिखा गया है। तो अब उन्होंने क्या लिखा कि पहले जो काम हुआ है उसका हवाला दिया है कि पहले क्या हुआ था, बाद में उन्होंने अपनी बात रखी है। तो उन्होंने लिखा कि बोर्ड ने 12 नवंबर 2004 को, अब 2005 चल रहा है, 2004 को अपनी 43वीं बैठक में क्या निर्णय लिया गया था कि जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय साहित्य और संस्कृति से संबंधित उनके निदेशकों को कार्यालय के द्वारा प्रदान मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले खर्च की सीमा क्या थी? 2000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। और बैठक के कार्यवत का संबंधित अंश संलग्न, यानी जो पिछली बैठक हुई थी कौन से नंबर की? 43वीं नंबर की, जो वो परिपत्र निकाला गया था वो परिपत्र भी उन्होंने उसके साथ उसकी कॉपी भी उन्होंने संलग्न कर दी। बोर्ड के निर्णय का पालन करते हुए महानिदेशालय ने इस संबंध में 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी किया था जिसकी एक प्रति संलग्न है। साथ ही प्रति को संलग्न करके क्या लिखा कि बोर्ड के निर्णय का पालन करते हुए बोर्ड ने ये निर्णय दिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाए। तो बोर्ड के निर्णय का पालन किया किसने? महानिदेशालय ने। और इस संबंध में 23 नवंबर 2004 का एक परिपत्र जो जारी है उस परिपत्र को उन्होंने उसमें संलग्न कर दिया। संलग्न मतलब अटैच कर दिया। अब संस्थान के मुंबई स्थित जो बात मेन है वो अब आई है, वो क्या कहना चाह रहे थे? संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह सीमा कार्यालय के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधक बन रही है। मतलब अब उन्होंने ये लिखा, टिप्पणी लिखी है ये एक किसके लिए? बोर्ड के लिए। किसने? उप महानिदेशक गुफरान अहमद ने, कि संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह सीमा, कौन सी सीमा? 2000 रुपये प्रति माह वाली जो सीमा है वो कार्यालय के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधक बन रही है। किस प्रकार बाधक बन रही है? कि भाई ये 2000 रुपये कम पड़ रहे हैं और उन जो निदेशक हैं, क्षेत्रीय निदेशक है राकेश कुमार शर्मा को, जो मोबाइल फ़ोन पे जब वो बातें करते हैं या इन कार्यक्रम से संबंधित बातें करते हैं तो उसका जो खर्चा है वो 6000 के आसपास आता है। मतलब वो कुल मिलाकर के कहना ये चाहते हैं बच्चों, बातें इस तरह सारी लिखी नहीं जाती है, बातें एक जो स्पष्ट शब्द हैं उन शब्दों में और जो संक्षिप्त शब्द हैं उनमें लिखी जाती है। तो उन्होंने लिख दिया कि दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधक बन रही है जो सीमा पहले तय की गई थी। निदेशक ने सूचित किया है कि कार्यालय की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है। निदेशक कौन से? क्षेत्रीय निदेशक मुंबई ने हमको सूचित किया है कि कार्यालय की जो गतिविधियां हैं उनमें निरंतर वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से निदेशक को मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। अब ये क्षेत्रीय निदेशक की बात को रख रहे हैं बोर्ड के सामने कि भाई क्षेत्रीय निदेशक हमसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यालय की गतिविधियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, इससे अधिक मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना पड़ रहा है। उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, प्रायोजकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और अन्य कर्मियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। आप देखो बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि किस लिए इतना पैसा चाहिए क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई को, क्योंकि उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, प्रायोजकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और अन्य कर्मियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है, निरंतर मोबाइल फ़ोन पर बात करनी पड़ती है, तो मोबाइल फ़ोन का खर्च बहुत अधिक आता है। कार्यालय की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है। देखो ये बात भी इन्होंने यहाँ बहुत लिखी है, महत्वपूर्ण बात है कि भाई कार्यालय की गतिविधि बढ़ी है तो उससे क्या है, कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है, यानी कार्यालय को इनकम भी हो रही है। क्या हो रही है? इनकम भी हो रही है, लेकिन मोबाइल का खर्च भी बढ़ रहा है। और वो क्या है, उस इनकम में से क्षेत्रीय कार्यालय इसलिए खर्च नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड की बैठक में जितना तय होता है उतना ही पैसा वहाँ सरकारी कार्यालयों में खर्च किया जाता है।
ऐसे में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी मासिक व्यय सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाए। यानी कि बोर्ड को ये टिप्पणी लिखी गई है कि उनके यहाँ क्या है, कार्यालय की गतिविधि में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है, और लेकिन इससे यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि केंद्र के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, उनकी जो क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई की मासिक व्यय सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाए। और बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत, यानी जब बोर्ड बैठेगा, बोर्ड से मतलब जब बोर्ड में बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे, मंत्री जो भी हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो बैठेंगे और वो इस पर समीक्षा करेंगे, इसलिए ये बोर्ड के विचारार्थ उन्होंने एक टिप्पणी लिख करके भेज दी। आगे देखो, अब इसमें इस टिप्पणी में ध्यान देने योग्य क्या बातें थी जो बोर्ड को भेजी गई है। ये अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से काफ़ी मिलती जुलती है। जो शुरू की टिप्पणी थी ना सबसे पहले वाली, उससे काफ़ी मिलती जुलती है ये। चूँकि यह टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, अतः इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ये अपने आप में संपूर्ण हो और केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से ही पूरा मसला समझ में आ जाए। अब देखो, हम जो फाइल के ऊपर जो लेटर लग रहा था, उस लेटर के एक पेज से हमने यहाँ बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी ना, लेकिन ये जो टिप्पणी लिखी गई है ये पूरी फाइल के अकॉर्डिंग लिखी गई है। यानी पूरी फाइल के ऊपर इसका एक पेपर अटैच कर दिया जाता है, उसमें ये टिप्पणी पूरी लिखी जाती है और इस तरह लिखी जाती है कि जो लेटर आया है उस लेटर से संबंधित पूरी की पूरी बात बोर्ड को एक बार में ही समझ में आ जाए। यानी कितनी सारी टिप्पणियाँ हैं, इन सब के ऊपर उसको अटैच कर दिया। जो टिप्पणी किसने लिखी है, उप महानिदेशक गुफरान अहमद ने। और ये टिप्पणी ऐसी होती है कि ये अपने आप में ही संपूर्ण होती है, इसको एक बार पढ़ लेने से ही बोर्ड में जो बैठते हैं अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक बार में ही सारा मसला समझ में आ जाए। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्नक के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है। मान लो जो टिप्पणी लगाई है बोर्ड के लिए, उस टिप्पणी के लिए यदि आवश्यक हो, मान लो कुछ और चीज़ भी समझानी हो, केवल उस टिप्पणी से नहीं समझ में आ रही हो, तो कहीं पिछला लेटर लाओ, इसका पिछला क्या क्या इसके पीछे की कागज़ लाओ, तो उसके जो संदर्भ के पीछे की कोई टिप्पणी हो, कोई पत्र हो पिछला या कोई ज्ञापन हो, उसको संलग्नक के रूप में लगा दिया जाता है। संलग्नक के रूप में आप जानते हो ना, मान लो हमने, आप जैसे फॉर्म भरते हो, फार्म भरते हो, अपना फार्म भरने के साथ अपनी 10वीं की मार्कशीट लगाते हो, 11वीं की लगाते हो, 12वीं की लगाते हो, और उसके अलावा अपने प्रमाण पत्र लगाते हो, उन सबकी फोटोकॉपी लगाते हो ना, अटैच करते हो, फिर लिख के भेजते हो, नंबर 1 पे मेरी 10वीं की मार्कशीट, नंबर 2 पे 11वीं की, नंबर 3 पे 12वीं की, ये लिख के भेजते हैं। इसी तरह उस टिप्पणी के नीचे ही सारे कागज़, अगर मान लो आवश्यक हो, टिप्पणी हो, कोई पत्र हो, कोई ज्ञापन हो, तो उसको संलग्नक के रूप में उसके साथ अटैच करके लगा दिए जाए, ताकि बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो तुरंत उसको देख करके उस मसले पर विचार करके और निर्णय दे सकें। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। देखो, बोर्ड के पास जो भी भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस बार जो टिप्पणी भेजी गई बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है, मतलब कि हम जो टिप्पणी लिख रहे हैं उसको बोर्ड को समझ में आ जाए और बोर्ड उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे दे। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है और उसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। इसलिए ये टिप्पणी जो बोर्ड के पास जा रही है, उसके शुरुआत में क्या किया जाता है, मसले की पृष्ठभूमि बताई जाती है कि मसला, मतलब जैसे विषय के रूप में जो लिख दिया कि मसला है क्या, और उसके विभिन्न पहलुओं का फिर उसका विवेचन कर दिया जाता है, जैसे इस प्रकार की टिप्पणी में गुफरान अहमद ने किया है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए, उसके समर्थन में भी तर्क दिए जाते हैं और अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है। फिर देखो, शुरुआत में क्या किया जाता है, प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है विषय के रूप में। क्या था कि भाई मासिक खर्च बढ़ाने के बाबत जो हमने विषय लिख दिया, लेकिन क्यों, उसके लिए विभिन्न पहलुओं पर क्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है कि इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक खर्च बढ़ाने का, जैसे उन्होंने लिखा कि यहाँ पर बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार आते हैं, तो उससे क्या है, हमारे जो कार्यालय का राजस्व भी बढ़ा है, लेकिन उन सबसे मोबाइल फ़ोन से बात होती है, उनसे संपर्क में रहना पड़ता है, प्रायोजकों से संपर्क में रहना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, मोबाइल फ़ोन पर खर्च बहुत अधिक आता है। इसलिए हमारा जो मोबाइल फ़ोन का खर्चा है उसकी जो तय सीमा है उसे 2,000 से बढ़ा करके 6,000 कर दी जाए। यहाँ तक विवेचन कर लिया गया, लेकिन उसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए, इसके समर्थन में फिर तर्क दिए जाते हैं। जो तर्क मैंने आपको अभी बताया क्यों दिए जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे जो साहित्य से संबंधित लोग हैं उन सबसे हम संपर्क में रहते हैं, उनसे बहुत अधिक बातचीत होती है, इसलिए ये खर्च अधिक आ रहा है, इसलिए हमारा जो
तय सीमा है व्यय की, उससे अधिक पैसा हमको दिया जाना चाहिए। अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया जाता है कि आप हम पर इस चीज़ का क्या करें, मतलब अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन कोई अवकाश का भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दिया जाए, तो इसके लिए लिखा जाता है। तो कृपया इसको पढ़ें और पढ़ करके स्वीकृति, इसको जो व्यय सीमा है इसकी स्वीकृति बढ़ाने का क्या करें, हमारे ऊपर जो कृपा करें, जो भी करें, या इसकी स्वीकृति दी जाए हमको कि हम 2000 से 6000 रुपये तक का मासिक व्यय कर सकें। तो इस तरह ये क्या होता है, टिप्पणी लिखी जाती है। अब देखो, श्री गुफरान अहमद ने बोर्ड को भेजी जाने वाली टिप्पणी के मसौदे को महानिदेशक के पास स्वीकृति के लिए भेजा। अब क्या किया गुफरान अहमद ने, क्या किया, लिख दी टिप्पणी और लिख करके उसको महानिदेशक मणिमंडल के पास में भेज दिया। स्वीकृति मिलते ही यह टिप्पणी बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गई कि इसे बोर्ड की 55वीं बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, जो 17 मई 2005 को निर्धारित है। गुफरान अहमद ने क्या किया, टिप्पणी लिख दी, टिप्पणी में तर्क भी लिख दिए, विवेचन भी लिख दिया, प्रसंग भी लिख दिया, सब चीज़ें लिख दी और लिख करके उसे महानिदेशक मणिमंडल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया कि इसको स्वीकृत कर दिया जाए। और जैसे ही वो मणिमंडल जी के पास पहुंची महानिदेशक के पास, उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया। वो तो चाहते यही थे कि उनको और पैसा मिले, क्यों, क्योंकि वहाँ वास्तव में खर्च ज़्यादा हो रहा था। तो ये मिलते ही क्या हुआ, वापस से ये टिप्पणी किसके पास आई, वापस से उप महानिदेशक गुफरान के पास आई और उन्होंने यह टिप्पणी बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय के पास क्या किया, बोर्ड के सचिव विष्णु सहाय के पास भेज दी। किस अनुरोध के साथ भेज दी कि इसे बोर्ड की 55वीं बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए। यानी विष्णु सहाय जी को लिख करके बताया गया कि ये हम जो टिप्पणी आपको भेज रहे हैं, इस टिप्पणी को जब बोर्ड की 55वीं बैठक हो उसके सामने इसको स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए, भाई इसमें पैसा स्वीकृत करा लिया जाए, जो 17 मई 2005 को होनी है। श्री शाह को जब ये अनुरोध मिला तो वे 17 मई को होने वाली बैठक की कार्यसूची बना रहे थे। कौन थे विष्णु सहाय जी, विष्णु सहाय जी बोर्ड के क्या थे, सचिव थे। क्या थे, विष्णु सहाय जी बोर्ड के सचिव थे। और ये सचिव क्या कर रहे थे कि जो बोर्ड में होने वाली बैठक है उसकी कार्यसूची बना रहे थे, कौन कौन से मतलब कि जो काम है जो बोर्ड में बताए जाएंगे, किसकी स्वीकृति लेनी है, कौन सा मसला कैसे हल कराना है। बोर्ड में ही सारे काम होते हैं। बोर्ड में जब अधिकारी और सारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं वही देख करके इसको हल करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ को स्वीकृत करना है, कौन सी चीज़ को स्वीकृत नहीं करना है। तो ये जब वो क्या कर रहे थे, जब उनको ये अनुरोध मिला उस समय वो 17 मई को होने वाली 55वीं जो बैठक थी उसकी कार्यसूची बना रहे थे। तो उन्होंने इस मुद्दे को भी क्या किया, उस कार्यसूची में शामिल कर लिया और कार्यसूची एजेंडा जो बनाया वो इस प्रकार था। अब देखो विष्णु सहाय जी जो कार्यसूची बना रहे थे उसका एजेंडा इस प्रकार था कि वो कार्यसूची में कौन कौन से मसले डाल रहे थे। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यसूची, ये कार्यसूची उन्होंने बनाई। पहला क्या है, 54वीं बैठक की कार्यवत की संपुष्टि। सबसे पहले, इससे पहले जो बैठक हुई उस कार्य की संपुष्टि करेंगे कि क्या क्या काम हुए थे पिछले वाली बैठक में। पिछली बैठकों के लिए किए गए निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा, यानी पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे 54वीं बैठक में उनकी अनुपालना हुई या नहीं हुई, किसकी नहीं हुई, उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। उसके बाद में क्या होगा, लेखक हैं, जो समीक्षक हैं, कलाकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके पारिश्रमिक की समीक्षा की जाएगी। भाई उनको कितना और पारिश्रमिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनका पारिश्रमिक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये सब बातें बोर्ड में रखी जाएगी। चौथा है संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के संबंध में प्रतिवेदन पर चर्चा। ये कार्यसूची विष्णु सहाय जी बना रहे हैं जो बोर्ड में रखी जाएगी कि संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम, यानी जो महानिदेशालय है इसके द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है उनकी गुणवत्ता यानी अच्छी और गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी बोर्ड में। पांचवा, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा होगी कि मोबाइल फ़ोन पर जो मासिक व्यय महीने में जो व्यय हो रहा है उसकी सीमा पर जो रोक लगाई गई है 2000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना, उस सीमा पर समीक्षा की जाएगी। ये कौन सा है, ये वो राकेश शर्मा जी वाला क्षेत्रीय निदेशालय किसका है, मुंबई वाला है, क्योंकि वो विष्णु सहाय जी कार्यसूची बना रहे थे जो सचिव हैं बोर्ड के। जब उनके पास ये पहुंचा तो उन्होंने इसमें इस बात को भी डाल दिया। छठी बात है, अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विमर्श, यानी विषय पर अगर मान लो अध्यक्ष अनुमति देंगे बोर्ड के तो कोई और भी कोई विषय होगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये कार्यसूची किसकी है, ये कार्यसूची है जो बैठक में मतलब बोर्ड की बैठक में जो जो मसले रखे जाएंगे उन मसलों की ये कार्यसूची है, जो कि अनुशासनात्मक तरीके से कार्रवाई हो सके इसलिए ये कार्यसूची बनाई जाती है। तो ये कार्यसूची बन गई। उसके बाद में हम इस कार्यसूची में जो ध्यान देने योग्य बातें उसको हम देखेंगे
किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। आप भी जब पढ़ते हो तो अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, या विद्यालय में आप पढ़ने जाते हो तो विद्यालय में भी आपका टाइम टेबल बना हुआ रहता है, कौन सा काम कब, कौन सा पीरियड कब, कौन से कितनी बजे कैसे कैसे लगते हैं ना। और जब कई बार कोई टीचर नहीं आता है तो उसका सब्स्टिट्यूशन लगता है, यानी दूसरा टीचर भी उसकी जगह आता है तो उसका भी टाइम टेबल बनता है। उसी तरह मतलब कि ये जो कोई भी बैठक होगी उससे पहले कार्यसूची बनाई जाएगी ताकि अनुशासनात्मक तरीके से कार्य हो सके। पहले एक लाइन को पढ़ा जाएगा, मतलब पहले एक मसले के ऊपर बातचीत की जाएगी, फिर दूसरा उठाया जाएगा, फिर तीसरा उठाया जाएगा। अंत में यदि कोई विषय रह जाता है तो अध्यक्ष की अनुमति से उस विषय के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो देखो, किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है, यानी कि जो चर्चा होनी है उससे पहले की जानकारी ये कार्यसूची देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है, यानी अनुशासित रूप से बैठक संचालित होती रहती है। अगर कार्यसूची नहीं बनेगी और पहले जो काम हुए हैं उनको नहीं देखे जाएंगे, पहले हमने जो काम किए उनको भी तो देखेंगे वो पूर्ण हुए कि नहीं हुए इस वाली बैठक में, तो इसकी कार्यसूची बनाएंगे। कार्यसूची नहीं बनाएंगे तो सब कुछ उटपटांग हो जाएगा, कोई आगे कोई पीछे हो जाएगा और कोई भी मसला तय तरीके से मतलब सुलझ नहीं पाएगा। निर्धारित विषयों से संबंधित स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए। जिस प्रकार गुरफान अहमद ने क्या किया था, उनकी जो क्षेत्रीय निदेशालय मुंबई की जो टिप्पणी बनाई थी और टिप्पणी के साथ परिपत्र भी संलग्न किए थे, उसी प्रकार निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेज देनी चाहिए, यानी कि जो सचिव है उसके पास में पहले से ही सारी कार्यसूची भेज देनी चाहिए ताकि वो उस कार्यसूची में उनका जो विषय है उसको ऐड कर ले या जोड़ ले, ताकि वह बैठक में पूरी तैयारी के साथ में आ सके। तो देखो, ये कार्यसूची में ध्यान देने योग्य बातें। मैं कार्यसूची को जब बनाएंगे तो बनाने से पहले हम ये चाहेंगे जो हमारा पिछली बैठक में जो कार्यक्रम हुए थे उन कार्यक्रम को एक बार हम बताएं सबसे पहले कि क्या क्या कार्यक्रम हुए थे, उनकी कितनी अनुपालना हुई है। अब जो नए कार्यक्रम है उन नए कार्यक्रमों को हम क्या करें, उनमें एकदम स्पष्ट टिप्पणी लिखी हुई होनी चाहिए, उनके साथ परिपत्र संलग्न होने चाहिए। और पहले से ही मतलब यदि हमको बैठक में, बोर्ड की बैठक में कुछ अपने प्रस्ताव रखना है तो पहले से ही सचिव को हमको अपनी जो कार्यसूची में संलग्न होने वाला हमारा प्रस्ताव है वो भेज देना चाहिए ताकि अनुशासित रूप से तय तरीके से बोर्ड की मीटिंग हो सके और सारे मसले हल हो चुके। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ अर्ध सरकारी पत्र देखा। अर्ध सरकारी पत्र के ऊपर हमने टिप्पणी देखी और किस तरह बोर्ड में टिप्पणी को प्रस्तुत किया जाता है और उसकी किस तरह कार्यसूची बनाई जाती है उसको हमने यहाँ देखा। आप इसको पढ़ो और पढ़ करके समझने का प्रयास करो। अगला जो हमारा अनौपचारिक या जो भी पत्र होगा उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।